जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम एक बेहतरीन वीडियो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान को जो विभिन्न भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। उसको कैसे संरचनात्मक रूप से बांटा गया है उसको हम आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने जियोग्राफी की कई सारी क्लासें, फिजिकल जियोग्राफी की या मैं क्लाइमेटोलॉजी की कई सारी क्लासें ले चुका हूँ। उनमें मैंने फिजिकल जियोग्राफी में ये आपको बताया था कि भारत को विभिन्न भागों में कैसे बांटा गया है। उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, मरुस्थलीय मैदान, तटीय मैदान, इसके बाद आइलैंड्स, सारे मैंने इस चीज़ें आपको पिछली क्लास में, जो मैंने पिछली क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बता दिया था। तो आज की क्लास में हम कुछ नया लेकर आए हुए क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं बच्चों वनडे एग्ज़ाम में ये चीज़ें आ जाती हैं कि उत्तर भारत के जो विशाल मैदान में जो संरचनात्मक उसका डिवीज़न किया गया है उसको कैसे किया गया है, वो सारा चीज़ कभी कभी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में या कई अन्य एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाती है। तो उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल की जो एग्ज़ाम हुए, जो अभी 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम है, उनमें एनालिसिस किया तो उनमें जियोग्राफी के अगर क्वेश्चन आए तो वे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो सॉइल मिट्टी क्वेश्चन आते हैं, उनसे संबंधित ऐसे ही संरचनात्मक विभाजन, संरचनात्मक भागों में जो बांटा गया है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये सब बातें करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम लोग जो है तकरीबन 1 महीने से क्लास नहीं कर पाए थे, लेकिन मेरा जो चैनल है विनाल अकेडमी, उस पर हमेशा से जो लगातार आपको नॉलेजफुल चीज़ें मिलती रही, चाहे शॉर्ट्स के रूप में हो, चाहे वो एक पिक्चर, मतलब कोई पिक्चर शेयर करी गई हो, चाहे मेरा इंस्टाग्राम रहा हो, चाहे टेलीग्राम, वहाँ मैं आपको देता रहा कंटेंट। लेकिन मैं यहाँ पे जो है, जैसे अब मैं वर्चुअली क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, हम ऑनलाइन क्लास देते हैं, तो वो मैं नहीं कर पा रहा था, किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरे भी कोई ना कोई एग्ज़ाम रहता है और कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ें रहती थी तो मैं क्लास नहीं कर पाया। लेकिन मैंने आज काफ़ी दिनों बाद, तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया होगा बच्चों, उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपको क्लास नहीं दे पाया। बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि इस समय मैं किसी प्रॉमिस करता भी हूँ, मैंने पिछली बार प्रॉमिस किया था लेकिन नहीं पूरा कर पाया, लेकिन मैं प्रयास करूँगा ज़रूर कि मैं कंटिन्यूस क्लास को कर पाऊँ। लेकिन हो सकता है नहीं कर पाऊँ क्योंकि अगले महीने भी थोड़ा सा अगस्त में थोड़ा सा काम है, कुछ कॉलेज या कुछ अन्य एग्ज़ाम भी हैं, तो उनको देखते हुए तो मैं हो सकता है नहीं कर पाऊँ क्योंकि वहाँ पे मेंस भी है एग्ज़ाम में, तो इसमें चांसेस हैं कि नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं अपना टाइम निकाल के आपको जो है कोई ना कोई क्लास, ऐसे ही अच्छी क्लास जो एग्ज़ाम में आने वाली क्लासें होती हैं उनको मैं आपको दे सकूं, आपका जो है बेहतरीन बेनिफिट हो, जो ऐसी क्लास दूं। तो ऐसी ही आज मैं क्लास आपके सामने लेकर आया हूं जिसका आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और वो कन्फ्यूजिंग क्लास रहती है। ऐसे मैं टर्म्स आपको बताऊँगा, ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न करता है और हम उस चीज़ से जानते हुए भी अनभिज्ञ होते हैं, बिकॉज ऑफ कि हमें उसके बारे में पता तो होता है लेकिन हमें सही पता नहीं होता कि वाकई में ये है सही है कि ये सही है। क्या होता है कि हम जब ज्ञान हमारे पास जो आता है हम उसको कहीं जगह अप्लाइड कर देते हैं तो वो हमें भविष्य में कभी नहीं भूलता है। लेकिन अगर हम किसी एप्लीकेशन को कर रहे होते हैं उसके बारे में पता नहीं होता है, तब हम जो है उसको जो है जानते तो होते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कई इलेक्ट्रीशियन होते हैं या कोई जो पंखा बनाते हैं, कई सारे जो मोटर वगैरह भरते हैं, उनको भरना आता है, वो सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनको साइंस का रूल नहीं पता होता, साइंस का लॉ नहीं पता होता है कि अगर किस लॉ से यहाँ पे जो है जो मोटर घूम रही है, ये मैग्नेटिक वॉर, हमने जो 50-50 फेरे, जो 50-50 फेरे करके, जो इसके फेरे करके जो हमने 50 राउंड लगाए हैं, 50 तार यहाँ पे लपेट लपेट रखा है, तो इसका क्या मतलब क्या होता है, उनको लॉ नहीं पता होता, बस वो अप्लीकेशन जानते हैं। बट क्या होता है, कई बार क्या होगा, हम लोग पढ़ते तो होते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और जो दोनों कर लेगा वही सक्सेसफुल हो जाता है, वही सबसे बेस्ट होता है। तो बच्चों में इसी टॉपिक पे से बताया क्या, क्योंकि आप जो गांव से होंगे, जो खेत वगैरह के बारे में जानते होंगे, जो मतलब जनरली वहाँ से जुड़े होंगे, मैदानी क्षेत्र से या मैदानी नदियों के बीच के क्षेत्र से या अगल बगल के क्षेत्र से, दोआब के क्षेत्र से, उनको ये पता होगा, लेकिन उसके बारे में वाकई क्या मतलब हो तो वो नहीं उनको पता होगा। तो आज की क्लास में हम ऐसा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो उत्तर भारत के मैदान का संरचनात्मक विभाजन, आपने हेडिंग यहाँ पे देख रखी होगी, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ, आप ये डायग्राम देख सकते होंगे। इस डायग्राम से कुछ लोगों के दिमाग में पिक्चर आ चुकी होगी कि यह वाकई डायग्राम किसका है। जिन लोगों ने इसके पहले क्लास करी होगी या कभी उसके बारे में जाना होगा तो उनको भी पता होगा कि डायग्राम किसका है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जब भी हम उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करते हैं तो मैंने आपको जब मैप के द्वारा बताया था बच्चे, जैसे मतलब इंडिया का मैप बनाया मैं,
तो बच्चे मैंने वहाँ पे एक चीज़ ये बताई थी आपको कि किस प्रकार से हमने डिवीज़न किया है अपने भारत को, कैसे कैसे भाग में जो है बांटे हैं, ये सारा कुछ मैंने जो है इसकी पिछली वाली क्लास में मैंने आपको चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल मैप दिख रहा होगा। आप ये नहीं देखिए ना सर यहाँ पे मैप तो कैसे दिख बनाया है, वो मैंने जल्दी बनाया है, वो आपको समझ में आना चाहिए कि मैप है वाकई में। ठीक है ना, बाकी तो मैंने तो इसके पहले भी कई क्लासों में आपको मैप बनाना बताया भी है और आपने देखा भी है कैसे मैप बनाता हूँ। तो जनरली आपने देखा होगा कि ऊपर वाले भाग को, जो ये ऊपर वाला भाग रहता है, ये क्या रहता है, पर्वतीय प्रदेश रहता है। ठीक है, पर्वतीय प्रदेश रहता है। इसके बाद पर्वतीय प्रदेश के बाद क्या, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है ना, यहाँ पे क्या, उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। ये उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मैंने बताया था, ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताया था, प्रायद्वीपीय पठार। तो बच्चों मैं ये चीज़ें क्या क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आज की क्लास होने वाली है और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने पहले भी आपको इस क्लास के बारे में बता दिया था। एक मिनट रुको बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं जो एक्चुअली बात है ना, थोड़ा सा एक तरफ की लाइट थोड़ा बंद हो गई थी, तो मैंने कहा जो है आपको कोई देखने में प्रॉब्लम तो नहीं, इसलिए मैंने जो है थोड़ा देखा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो लाइट तो ख़राब हो गई, उसको बाद में देखेंगे। खैर अभी तो सही चल रहा है, मैंने देखा सही चल रहा है। तो ये बेटा ये बताया था प्रायद्वीपीय पठार, ये बात करी थी। इसके बाद ये जो है तटीय मैदान की बात करी थी, तटीय मैदान ये वाली बात कर चुके थे, इधर साइड तटीय मैदान की बात कर चुके थे। इसके बाद हम लोग जो आइलैंड, ठीक है ना, जो भारत के द्वीपों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, ये सारा चीज़ हमने पढ़े थे। पठार, पहाड़, पर्वत, सारा कुछ हम लोग जो है पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें हमारी क्लास को तो आप जाके हमारी क्लासें देख सकते हैं, जाके हमने जो है प्लेलिस्ट बना रखा है, सारा बाकायदे जो है 1 बाय 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में सारा कुछ है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जाके विजिट करिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपको तब भी कोई डाउट रहता है तो हमें आप कमेंट टेक्स्ट कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि बच्चों हम जो है आपको जो कंटेंट देते हैं उसमें कोई डाउट हो तो आप हमेशा पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो उत्तर भारत के जब विशाल मैदान की बात करते हैं तो उत्तर भारत से हम लोग आगे नीचे की ओर आते हैं तो हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र से नीचे की ओर आएंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये ऊपर हिमालय क्षेत्र हो गया, ये यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार हो गया, और यहाँ पे ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार ये हो गया। ये क्या होता है, उत्तर भारत का विशाल, ये हिमालय क्षेत्र हो गया, हिमालयी क्षेत्र, ये हिमालय क्षेत्र हो गया, ये मैदान हो गया, उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों कि प्रायद्वीपीय पठार, ठीक, तो हिमालय क्षेत्र, ठीक है, जो पर्वतीय हिमालय क्षेत्र है और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान आपको देखने मिलता है, उसी के बारे में, उसी का हम विभाजन आज हम उसी के विभाजन के बारे में जानेंगे कि आखिर उत्तर भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई है, आखिर कौन कौन से पार्ट में उपजाऊ है, कौन कौन सा उसका उत्तर भारत का विशाल मैदान। मैं कह दूँ उत्तर भारत का पूरा विशाल मैदान उपजाऊ है, नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ भाग अनुपजाऊ भी है, कुछ भाग जो पर्वतीय दृश्य के लिए बहुत जाना जाता है, कुछ भाग में कुछ अलग विशेषता है। कौन से भाग में सबसे अधिक विशेषता, कौन से भाग में सबसे अधिक खेती होती है, कौन सा भाग एग्रीकल्चर के सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर वहाँ पर आपकी ज़मीन है तो समझ लीजिए वो सोना उगेगी। हमेशा हर ज़मीन की उपयोगिता होती है, लेकिन खेती की पर्पज़ से कोई स्पेशल फसल आपको उगानी है, हमेशा वहाँ पे कैसी फसल उगती है उसको डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ की फसल क्या है। मैं बोलता हूँ कि अगर आप किसी क्षेत्र की जलवायु, किसी क्षेत्र की मिट्टी, किसी क्षेत्र के अन्य फैक्टर के बारे में अगर जानते हैं तो फसल के लिए क्या चाहिए, उसकी मिट्टी होनी चाहिए ऐसी है, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलना चाहिए, और जो है जलवायु कैसी वहाँ पे जो है आपको जैसे मान लीजिए आपको कल्टीवेट करना है तो वहाँ पे हमेशा कोई गाड़ी जो पहुँचना वो पहुँच जानी चाहिए, कल्टीवेट आसानी से हो जाए, ठीक है, हार्वेस्टिंग आसानी से हो जाए, आपको लेबर से आसानी से मिल जाए। ये सारी चीज़ें क्या होती है, रॉ मटेरियल, मतलब एक प्रकार की जो आपको फसल तैयार करनी है उसके लिए भी तो एक आपको खाका तैयार करना पड़ता है। मान लीजिए आपके 20 बीघा खेत है, 20 बीघा खेत में आप धान लगाना चाहते हैं, धान लगने वाले हैं, स्टार्ट हो गए हैं। अब मान लीजिए बारिश हुई तो बारिश पर डिपेंड करता है कि बारिश हुई तो अच्छा मानसून है, हमको अब ट्यूबवेल वगैरह से उसको सिंचाई नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं बच्चे, फैक्टर होते हैं। अगर हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम लोग 5 फैक्टर देखते हैं, श्रम,
श्रम देखा हमने कैसा श्रम को लेबर मिलना चाहिए, ठीक है ना, कैपिटल हमारी पूंजी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास गट्स होना चाहिए, उद्यमी होता है, जैसे मान लीजिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसके पास क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा उसके पास गट्स होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ, यार मेरे अंदर जो है ना थोड़ा सा कुछ करने की ताकत है। जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपके पास वो होना चाहिए गट्स, ठीक है ना। हम मतलब जिसे कहते हैं हमगम हो कुछ, तभी आप स्टार्ट करिए, क्योंकि इसमें हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, लेकिन आप पॉजिटिव लेकर चलिए। अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ में कुछ तो होगा ही, ये समझिए कि नेगेटिव होगा, मतलब ले में भी कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, तो वो आदमी को डर रहता है, डर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। लेबर कैपिटल, तो सारी चीज़ें जो ये होना चाहिए। रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। रॉ मटेरियल में कौन से रॉ मटेरियल जो समय समय से बदलते रहते हैं, कौन से नहीं, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती, तब जाके वहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा सकते हो, वहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बताने वाला था कि फसल के लिए भी हम लोग ये चीज़ देखते हैं कहाँ पर कौन सी फसल होगी। ऐसे नहीं कि मैं अपने भारत में अपने क्षेत्र में जो है अनार की खेती करने लगूँ, सेब की खेती करना। मुझे पता है कि सेब तो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी फसल के लिए उसके उपजाऊ उसको उत्पादित करने के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए, जो उसके जलवायु होनी चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आर्टिफिशियल तरीके से वो ऐसी जलवायु बना लेता हूँ, ऐसा क्षेत्र बना लेता हूँ, ऐसा माहौल क्रिएट कर लेता हूँ, तब वो उसमें क्वालिटी नहीं रहेगी, लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। आज बाहर से सेब आ रहे हैं 100 रुपये केजी, आपने जिस हिसाब से उसको बनाया आर्टिफिशियल तरीके से, उसका दाम ज़्यादा है, तो वैसा हो नहीं पाएगा। तो खैर छोड़ो, उस पर डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं ये बताने वाला था कि उत्तर भारत की विशाल मैदान, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में एक ऐसा क्षेत्र है जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। उसी उत्तर भारत के विशाल मैदान पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो उत्तर भारत के विशाल मैदान, मान लिया आपने देखा होगा हिमालय क्षेत्र ये है। हिमालय क्षेत्र से जस्ट ये पाद इसका ये है, क्या है, निचला भाग, इसे पाद बोलते हैं, ठीक है ना। पाद मतलब इसका बॉटम, टॉप बॉटम हो गया। तो बॉटम से जैसे नदियाँ ऊपर से आती हैं, नदियाँ आती हैं ऊपर से, तो नदियाँ क्या होती, पहाड़ पठार को काटते हुए अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बहाते हुए लाती है। अभी आपने देखा होगा कि जो है बाढ़ आ गई उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कई कहाँ कहाँ बाढ़ आई है। इसके बाद चंडीगढ़, पंजाब, ठीक है, और अपने उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश के द्वारा बाढ़ आई। तो आपने देखा होगा कि जब नदियाँ बाढ़ के रूप में आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेकर आती है, ठीक ना। कंकड़ पत्थर, बालू, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, बड़े बड़े कंकड़ होते हैं। तो जब नदियाँ जैसे ही पहाड़ से आएंगी तो स्पीड में आएंगी। तो नदियाँ जब पहाड़ से नीचे उतरती हैं ऐसे करके, जब नदियाँ उतर रही होती तो ये यहाँ पे आते ही क्या, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को छोड़ देती हैं। बड़े बड़े जो पत्थर कंकड़ जो होते हैं यहाँ पे छोड़ देती है। जब आती हैं नदियाँ तो बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर को छोड़ते हुए आती हैं, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर कंकड़ एक पर्याप्त क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नदियाँ आई, पत्थर कंकड़ को छोड़ दी। अब यहाँ पे ये क्षेत्र जो खादर क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, पहला क्षेत्र कहलाता है खादर। पहला क्षेत्र होता है खादर, फिर होता है तराई, फिर होता है बांगर, फिर होता है खादर, तराई, बांगर। एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बेटा, भावर है थोड़ी बच्चे, यहाँ पे लिखा था भावर तराई है, भावर, ठीक है बच्चे। ये भाबर, तराई, खादर, बांगर है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया था तो बच्चों उसके लिए सॉरी, वो लिखा था यहाँ पे, थोड़ा कन्फ्यूजन था। भावर है, ठीक है ना, भावर बोलते हैं उसे। खादर तो बहुत उपयोगी क्षेत्र होता है, बहुत ही, क्योंकि नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है तो बहुत ही ये यूजफुल होता है। तो ये बात याद रखना बच्चों की, आपको जो है जब नदियाँ आती हैं, जैसे कोई भी नदी हो, जैसे मान लीजिए गंगा, यमुना है, ब्रह्मपुत्र की नदियाँ हैं, अन्य सहायक नदियाँ हैं, जो सिंधु नदी है, या सिंधु के बाद जो हो गई हमारी जो है चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ये सारी नदियाँ जो आती हैं, जब भी आती है तो अपने साथ बड़े बड़े अवसादों, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को लेके आती हैं। और जैसे ही एक ऊंचाई से नीचे उतरती हैं तो अपने पर्वतीय क्षेत्र के पाद पर, उसके बॉटम पर अवसादों को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तो पहला क्षेत्र जो मिलता है उसे भावर बोलते हैं। भावर पर नदियाँ आती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। तो नदियों को अदृश्य करने वाले क्षेत्र को भावर बोलते हैं। याद रखिए बच्चों, जो नदियाँ जहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं उसे बोलते हैं भावर, ठीक है ना। यहाँ पर नदियाँ क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कैसे कैसे डिवीज़न हुआ है, ठीक है ना, कैसे कैसे सबसे निचला भाग जो होता है, अगर मैं बात करूं इधर साइड से, तो सबसे ऊपरी भाग, सबसे आंतरिक भाग, आंतरिक हिमालय कैसे कहते हैं, शिवालिक हिमालय को आंतरिक भाग। सबसे बाह्य हिमालय को क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना। हिमालय कहते हैं, हिमाद्री से कहते हैं सबसे हिमालय, बाहरी हिमालय को। जब मैं अगर मैं भारत के मैप की बात करूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये ग्रेट हिमालय रहता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो शिवालिक की एक पड़ता है काराकोरम, लद्दाख की श्रेणी, यहाँ पे हम लोग देखते थे कि ये शिवालिक की श्रेणी है। तो शिवालिक की श्रेणी के पाद पर
शिवालिक की श्रेणी से जैसे नदियाँ आती है नीचे की ओर, क्योंकि यही विशाल मैदान से, उत्तर भारत के विशाल मैदान से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे उत्तर भारत का विशाल मैदान रहता है। इसके बाद क्या विंध्य है, सतपूर्णा की श्रेणी रहती है, यहाँ पे विंध्य होगा, सतपूर्णा की श्रेणी होगी, ये उत्तर भारत के विशाल मैदान बीच में है। तो इसका शिवालिक से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, शिवालिक का जो निचला भाग होता है, जैसे पाद बोलते हैं, मतलब उसका बॉटम होता है, उसी के पास जो है भावर का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है ना। इसी भावर के क्षेत्र पर क्या होता है, एक विस्तृत क्षेत्र होता है, जिस पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर से बना हुआ क्षेत्र होता है। जब नदियाँ इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, तो आपको लगेगा कि नदियाँ यहाँ पे है नहीं, लेकिन कंकड़ पत्थर के नीचे नदियाँ बह रही होती हैं, ठीक है ना। जब वहाँ नदियाँ बह रही होती है तो वो अदृश्यमय क्षेत्र होता है, लेकिन उपजाऊ नहीं होता। वो एक प्रकार का पर्यटन के तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पर्यटन बहुत अच्छा रहता है। आप जाएंगे वहाँ बड़े बड़े पत्थर आपको रहेंगे, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये पर्यटन के लिए काफ़ी बेस्ट है। और जैसे आप किसी पत्थर पर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि कल कल की आवाज़ आ रही, नदियाँ नीचे से बह रही है, तो नदियाँ उन पत्थरों के नीचे से बहती हुई नजर आती हैं। तो नदियाँ वहाँ पे दिखाई नहीं देती, लेकिन एक लंबा क्षेत्र तय करने के बाद आगे वो नदियाँ फिर से दृश्यमान हो जाती हैं। तो जिस क्षेत्र पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं उसे बोलते हैं भावर, और जहाँ पर नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं वो क्षेत्र कहलाता है तराई का क्षेत्र कहलाता है। तराई का क्षेत्र बच्चों क्या होता है, तराई का क्षेत्र जैसे ये भावर का क्षेत्र हो गया, भावर के क्षेत्र के जस्ट आगे आप जाएंगे तो आपको तराई का क्षेत्र मिलेगा। मैंने आपको बताया तराई का क्षेत्र मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे तराई का क्षेत्र है। तराई का क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो दलदली छोटी छोटी मिट्टी कंकड़ पत्थर से बना होता है, छोटी छोटी बलुई मिट्टी, ठीक है, दोमट मिट्टी से, मतलब महीन मिट्टी से बना, चिकनी मिट्टी से बना हुआ होता है। इस मिट्टी में जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता, मतलब जो जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है, चिकनी मिट्टी में। अगर प्रश्न पूछ लेता है कि किस मिट्टी में पानी जल ग्रहण करने की क्षमता, जल ग्रहण क्षमता किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है, तो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक बच्चे। तो चिकनी मिट्टी में जो है तराई क्षेत्र में चिकनी मिट्टी में देखने को मिलेगी। दलदली क्षेत्र मतलब यहाँ पानी आता है, काफ़ी देर तक रुका रहता है, ठीक है, क्योंकि दलदली क्षेत्र छोटी छोटी चिकनी मिट्टी रहती है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से मिलकर बहीन बलुई मिट्टी से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, तराई क्षेत्र में जो है आपको बीमारियाँ कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, मलेरिया, हैज़ा, क्योंकि ये यहाँ पे दलदली क्षेत्र है, मच्छर सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, मच्छर सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मलेरिया के मरीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, तराई के क्षेत्र में। प्रश्न पूछेगा कि किस क्षेत्र में मलेरिया के मच्छर देखने को मिलते हैं, वो तराई का क्षेत्र है जहाँ पर मच्छर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है। एक पॉइंट और छूट गया था यहाँ पे कि भावर के क्षेत्र में बच्चों जलोढ़ शंकु देखने को मिलता है आपको। जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख पूछता है कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको क्या होता है बच्चे, ये आपको भावर के क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु देखने को मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तराई के क्षेत्र में मैंने बताया दलदली क्षेत्र होता है, चिकनी मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र होता है, और यहाँ पर जो है क्या होता है, ये एक प्रकार का उपजाऊ भी होता है, लेकिन ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता है। आपने तराई का क्षेत्र आपने क्या कहा होगा ना, कि देखा होगा कि आपने, ये नदियों से काफ़ी दूर होता है, ठीक है ना, ये नदियों से काफ़ी दूर होता है। मैं आपको बता दूं बच्चे कि जैसे मान लीजिए एक नदी ये आई, एक नदी ये आई, मान लीजिए ये अपनी यमुना नदी है, प्रयागराज की बात करूँ मैं अगर, और ये गंगा नदी है। वैसे मेरा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी दो नदियों के बीच में हम लोग का यही क्षेत्र है, हम लोग एक छोटा सा गांव है, वहीं पे जो है वहाँ पे भी है। तो ये जो है दो नदियों के बीच का क्षेत्र आपको पता होगा क्या कहलाता है, दोआब, जो कि बहुत उपजाऊ होता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है ना, ये पार्टिकुलर क्षेत्र हो गया दोआब, याद रखना बच्चों। अब दोआब की तो बात मैंने कर दी, अब दोआब के बाद अगर मैं यहाँ की बात करूँ, एक ये क्षेत्र रह गया ये, ठीक है, एक मिनट में बता दूँ बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दोआब, दोआब के आगे से जुड़ा हुआ क्षेत्र, जो ऊंचाई का क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं बांगर, ठीक है बच्चे। और जो नदी के जस्ट पास में जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, नदी से बस कि जहाँ बाढ़ का पानी हमेशा पहुँच जाता है, उसे बोलते हैं खादर। उसे क्या बोलते हैं, खादर। खादर क्षेत्र बहुत उपयोगी होता है दोनों तरफ मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि दोआब से लगा हुआ क्षेत्र बांगर कहलाता है, और बांगर से लगा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। वो मैं आगे बताने वाला था। तो तराई के क्षेत्र में मैंने आपको क्या बताया बच्चे कि ये क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे नदियाँ जो विलुप्त हो गई होती हैं पुनः दृश्यमान हो जाती है तराई के क्षेत्र में, ठीक है ना। तराई के क्षेत्र पर नदियाँ जो विलुप्त हो गई होती हैं वह पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। यह क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे अब तराई क्षेत्र है, यहाँ पे घने वनों से क्षेत्र ढका हुआ होता है। यहाँ पर मलेरिया इसलिए होता है क्योंकि ये हमेशा नमी रहती है और हमेशा दलदली क्षेत्र रहता है, तो यहाँ पर मच्छर, छोटे छोटे कीट पतंग बहुत जो है क्या पनपते हैं। मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि जो मच्छर होते हैं, मच्छर में जो नर और मादा होते हैं, केवल मादा मच्छर ही ब्लड चूसते हैं। आपको जो ब्लड चूसने वाले मच्छर होते हैं वो नर नहीं होते, मादा होते हैं, ठीक है ना। मादा मच्छर ही ब्लड चूसते हैं, नर मच्छर मादा, नर मच्छर जो होते हैं मॉस्किटो होते हैं वो ब्लड को नहीं चूसते हैं। जो आपके शरीर पे अगर कोई मच्छर बैठा है वो ब्लड चूस रहा है तो वो समझ लीजिए कि वो मादा मच्छर है, ठीक है ना। पहचान यही होती है, नर मच्छर मादा
नर मच्छर जो होते हैं वो ब्लड नहीं चूसते हैं, इस बात को दिमाग में रखना है। लेकिन क्या कह सकते हैं, ये क्षेत्र घने वनों से ढका हुआ होता है, ठीक है। ये क्षेत्र क्या होता है, भूमि में बदल गया दलदली क्षेत्र होता है, ये तो पता चल गया ना आपको। तो घने वनों से ढका होता है, दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ पर मच्छर सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ मलेरिया के रोगी सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि यहाँ पर ही नदी दृश्यमान हो जाती है। सबसे पहले नदी कहाँ दृश्यमान होती है, इसी तराई के क्षेत्र पर दृश्यमान होती है, ठीक है ना। अब तराई के क्षेत्र से जैसे आगे की बढ़ती नदी बढ़ती है तो नदी के जस्ट नदी से जुड़ा हुआ क्षेत्र, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा अभी। ये कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ तक मछली बता देता हूँ। अब ये पिक्चर आपको दिख रही होगी। तो जैसे मान ली मैंने नदी बनाई है, ये नदी गई है, ठीक है, ये नदी है, ये नदी है। तो बच्चे नदी से दूर का क्षेत्र, नदी से काफ़ी दूर का क्षेत्र, ये मान लीजिए ये दूर का क्षेत्र, ये तो ये बांगर कहलाएगा, बांगर नदी से। जो नदी के बिल्कुल पास का क्षेत्र होगा, ये पास का, इसे बोलते हैं खादर, ठीक। तो याद रखिए, यही चीज़ दिखाया गया है कि नदी के जो पास का क्षेत्र है, ये पास का क्षेत्र है, इसे बोलेगा खादर। और जो नदी के दूर का क्षेत्र है, ऊंचाई वाला क्षेत्र, दूर का क्षेत्र, ऊंचाई वाला क्षेत्र, उसे बांगर कहते हैं। तो खादर बांगर, कई बार प्रश्न आता है कि खादर नदी का जो जुड़ा हुआ क्षेत्र खादर कहलाता है कि बांगर, तो वो खादर होता है। खास याद रखें, खाने का सामान हमको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, खादर क्षेत्र में, क्योंकि नदी जो होती है ये यहाँ पर जो है ये नई खादर क्षेत्र में नई मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र होता है, नई मिट्टी। और ये बांगर जो होता है पुरानी मिट्टी से बना हुआ होता है। पॉइंट याद रखिएगा, पुरानी मिट्टी, नई मिट्टी। अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टी होती है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मिट्टी के पीएच मान को कैसे निर्धारित करते हैं, कौन सी मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, एलुवियल मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का ही रूप है, कछारी मिट्टी किसका नाम है, तो सारा हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज क्लास में हम लोग इसी से संबंधित बात चर्चा कर लेते हैं। तो नई मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र खादर कहलाता है। नई मिट्टी क्यों, क्योंकि ये नदी के पास का क्षेत्र होता है। जब भी अभी बाढ़ आई है, तो जब बाढ़ आई है तो बाढ़ कहाँ तक पहुँची है, बाढ़ खादर के क्षेत्र को पूरा कवर कर ली है। यहाँ पे फसल नहीं होगी, यहाँ पे गेहूं की फसल, धान की फसल नहीं होती है। अब जब नदी वापस अपने स्थान पे पहुँचेगी, अभी बाढ़ आ गई है ना, अभी महीने तो डबे में बाढ़ है, मान लीजिए महीने और 1.5 महीने के लगभग बाढ़ रहेगी। लेकिन जब नदी वापस पुनः अपने स्थान पर पहुँचेगी, समिटती हुई जाएगी, तो उससे क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, अवसादों को लेकर आई थी, ये यहाँ पे निक्षेपित कर देती है। तो यहाँ पे जो पहली मिट्टी थी और उसके बाद जब बाढ़ आई, तो बाढ़ आई कुछ दिनों तक रही, तो जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे थे वो इसके ऊपर निक्षेपित हो गए। मतलब पुरानी मिट्टी जो हो गई थी उसके ऊपर नई मिट्टी फिर से आ गई और फिर वापस चली गई, वो अपने नदी अपने स्थान में चली गई। तो क्या होगा, जब नई मिट्टी आ गई वो उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी उपयोगिता बच्चों सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए खादर का क्षेत्र जो होता है बांगर के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। और बांगर के क्षेत्र में पुरानी मिट्टी से बना होता है, ये ऊंचाई पर होता है। यहाँ पर इसकी जो खेती होती है और जो इसकी उपयोगिता होती है, या मान लीजिए जो इसमें फसल की उपयोगिता होती है, इसकी बांगर की अपेक्षा खादर में सबसे ज़्यादा होती है, बांगर की सबसे कम होती है। मतलब कि कृषि के क्षेत्र, कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो बांगर क्षेत्र कम उपजाऊ है और जो है खादर से सबसे अधिक उपजाऊ होता है। इस बात को दिमाग में रखना है। तो खादर क्षेत्र कहाँ पे होता है, नदियों के जस्ट पास में होता है, और बांगर क्षेत्र नदियों से काफ़ी दूर होता है, ठीक है ना। ये ऊंचाई पर होता है, ये पुरानी मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र होता है। यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है बांगर क्षेत्र में। खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, और हर बार जब बाढ़ का पानी वापस अपने स्थान, जब नदी अपने स्थान पर पहुँच जाती है, पुनः अपने पूर्व स्थान में पहुँच जाती है, तो इसके बाद जो वो क्षेत्र बन जाता है, वो खादर का पुरानी नई मिट्टी आ जाती है, वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। वो जलोढ़ का क्षेत्र होता है, जलोढ़ मिट्टी जब उसके ऊपर पड़ जाएगी नहीं तो ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर फसल सबसे ज़्यादा होती है। सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र क्या होता है, खादर होता है, इसके बाद बांगर होता है, फिर तराई होता है, फिर भावर होता है, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र, ये याद रखना है इस चीज़ को। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इससे आप कभी शायद ना भूलें, चीज़ों को आप समझ जाओगे। भात माने चावल होता है, खाबो, ठीक है ना। ये एक ट्रिक याद रखिएगा, भात खाबो, भात खाबो। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, भात खाबो। तो भात से भाबर हो गया, ठीक है, ता से तराई हो गया, और खादर और बांगर, यहाँ पे आपको थोड़ा बच्चों क्या कर देना है, ये क्रॉस कर देना है, क्योंकि बांगर पहले आ जाता है। यहीं पे आपको समझना, बांगर पहले आता है, खादर बाद में आता है। तो यहाँ पे ट्रिक तो याद करना है, लेकिन लास्ट वाले में आपको क्रॉस कर देना, क्योंकि खादर आएगा पहले फिर बांगर आएगा। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं होता है, पहले भावर है, फिर तराई है, फिर बांगर है, फिर खादर है। और दूसरी बात मैंने आपको ट्रिक एक बता दी है कि खादर सबसे ज़्यादा उपयोगी क्षेत्र होता है। तो वो सबसे मतलब
खादर सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है, वो नदी के जस्ट पास में होता है, वो नदी के जस्ट समीप होता है। अब मैं आपको और तरीके से बता देता हूँ कि मैंने बताया आपको ये नदी है, नदी के सबसे पास में, क्योंकि खाने का सबसे ज़्यादा हमको कहाँ मिलता है? खादर में। खाना, खा से खाना, खा से खादर। खाने का सबसे ज़्यादा सामान हमको कौन देगा? खादर वाली मिट्टी देगी। तो खादर से खादर तो यहाँ पे आ गया। और पहाड़ होंगे तो पहाड़ के सबसे पास में जो उसके पाद में उसके जो है जस्ट नदी उतरती, जो भी पहाड़ होंगे उसके जो है बॉटम में कौन सी क्षेत्र होगा? वो होगा क्या? भाबर। अब भाबर क्षेत्र को क्या कहोगे? आप भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं, तुम्हारा यूज नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन इसकी उपयोगिता पर्यटन की दृष्टि से है बच्चों, ठीक है ना। हर क्षेत्र की अपनी उपयोगिता होती है, किसी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कोई भी क्षेत्र ये है तो आप ये नहीं बोल सकते यार क्षेत्र बेकार है, कोई चीज़ उपयोगिता नहीं है। हर चीज़ की, हर वस्तु की अपनी उपयोगिता है, उसको बस समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अभी एक जो आपने ओपेनहाइमर का नाम सुना होगा, ठीक है ना। ओपेनहाइमर का नाम आपने सुना होगा बच्चों। ओपेनहाइमर जो परमाणु बम उसके आविष्कार करता है, अभी उसकी एक मूवी रिलीज हुई, ओपेनहाइमर की मूवी बहुत ही अच्छी है। 3 घंटे की साइंस से रिलेटेड मूवी है। अगर आप जानना चाहते हैं ओपेनहाइमर के बारे में सारा कुछ, तो आप उस मूवी को देखिए जाके, बहुत अच्छी 3 घंटे की मूवी है। मैंने तो अभी उसको आधा घंटे देखी है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, और मैं उसको देखूंगा। काफ़ी अच्छी मूवी है। उसमें सारे जितने भी वैज्ञानिकों का नाम हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, आप साइंस साइड से हैं, नील्स बोर का नाम आपने सुना होगा, आपने हाइजेनबर्ग का नाम सुना होगा, इसके बाद वहाँ पे थॉमस रदरफोर्ड, सबका नाम, मतलब उस एज के वो एक क्या है, साइंटिस्ट हैं। ओपेनहाइमर का नाम आपने सुना। जब भी पूछता है परमाणु बम की खोज किसने करी, एक प्रश्न याद रखिएगा, परमाणु बम की खोज किसने करी, वो ओपेनहाइमर का नाम आता है। तो ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम जब आता है तो वो लोग परमाणु बम की खोज करे थे, तो अमेरिका के थे। उन्होंने कई देशों में पढ़ाई करी, इसके बाद अमेरिका में वापस गए। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला कर दिया 1939-40 के लगभग, तो इन लोगों को लगा कि जो है हम लोग को कुछ उसका जवाब देना चाहिए। तो दोबारा क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वार में तभी ये शामिल हुआ था अमेरिका, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उसने कहा मैं शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन जापान ने जब उसके पर्ल हार्बर जो है पोर्ट पर हमला कर दिया, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अब शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि जापान अब जो है हमारे ऊपर हाथ धो के पड़ा हुआ है। तो जर्मनी के ऊपर, जर्मनी भी जो है यूएसए को दबाना चाहता था। सबसे पहले खोज जर्मनी में हो जाती, लेकिन वहाँ के वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर जर्मनी खोज कर लेगा तो हिटलर उस समय इतना खतरनाक था कि पूरे विश्व को तबाह कर देता। इसलिए वहाँ के जो वैज्ञानिकों ने ये सूचना आइंस्टाइन को दी थी, ठीक है ना, क्योंकि रूजवेल्ट वहाँ के जो है प्रेसिडेंट थे। कहाँ के प्रेसिडेंट थे? क्या कहते हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे। तो रूजवेल्ट को तो दे नहीं सकते थे, उनको डर था कि कहीं हम मारे ना जाएं। तो उन्होंने आइंस्टाइन जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को उन्होंने जो ये चीज़ बताई थी, और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्होंने रूजवेल्ट को एक एप्लीकेशन लिखा, बाकायदे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो इसके बाद क्या हो बच्चों, समझ सकते हो आप कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको जो है एक ऐसा कुछ करना होगा जिससे जो है हम सबसे आगे निकल पाएँ। लेकिन उसी समय घटना घट जाती है पर्ल हार्बर वाली, तो वो और जो है एक्टिव हो जाते हैं ये आइटम बम बनाने में। तो उन्होंने जो है मैनहट्टन प्रोग्राम एक करते हैं, मैनहट्टन ऑपरेशन चलाते हैं, जिसमें उन्होंने जो है ओपेनहाइमर को हेड चुनते हैं। उनको पता रहता है कि जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज किसको है, क्वांटम फिजिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज किसको है, ओपेनहाइमर को है। उस समय इनके पास यूरेनियम 235 नहीं था, ठीक है ना, यूरेनियम 235 इनके पास बच्चों नहीं था। किनके पास नहीं था? अमेरिका वालों के पास। लेकिन उनके पास प्लूटोनियम की खोज उन्होंने कर ली थी, प्लूटोनियम की खोज कर ली थी बच्चों, याद रखिएगा, प्लूटोनियम की खोज उन्होंने कर ली थी। याद है, हर चीज़ की उपयोगिता होती। उनको उस समय पता नहीं था कि प्लूटोनियम से बम बनाया जा सकता है, उन्हें इतना पता था कि यूरेनियम से बम बन सकता है। यूरेनियम में अपार ऊर्जा होती है, खोज थी कि इसमें भी अल्फा बीटा रेज होती है, इसमें भी अपार ऊर्जा होती है, लेकिन उनको पता नहीं था। लेकिन ओपेनहाइमर ने कहा कि जो हमारे पास है उसी से हम लोग जो बनाएंगे परमाणु बम, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमको 2 साल के अंदर बम बनाना है, और U-35 हमारे पास है नहीं, उसको ढूंढने में, उसको सर्च करने में, उसके बारे में पता करने में काफ़ी टाइम लगेगा, वो हम कर नहीं सकते हैं। हमारे पास कम समय है, हमको ज़्यादा काम करना है। तो प्लूटोनियम से ही उन्होंने परमाणु बम बनाया था। और आपने देखा होगा कितनी भारी तबाही हुई। 1942 की घटना आप कभी भूलेंगे नहीं सॉरी 1945 में आपने देखा होगा कि 2 जगह उन्होंने बम डाल, जापान, हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा, जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में लिटिल बॉय फैटमैन 2 लगातार बम डाले गए 2-2 दिन के बीच में। कितनी तबाही हुई, आज विश्व उससे दहल चुका है। पहली बार बम का जो प्रयोग हुआ था उन्होंने समझ लिया था। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो गीता है, उस गीता से ही ओपेनहाइमर को काफ़ी सीख मिली थी, क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो गए थे उस समय, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने संस्कृत का नॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से लिया,
उन प्रोफेसर का नाम नहीं याद है। इसके बाद वो दोबारा गीता को पढ़े, पूरी गीता उन्होंने पढ़ी थी। मैं बोलता हूँ मैंने गीता नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने गीता के कुछ तकरीबन 10 से 15 श्लोक पढ़े, उनकी बहुत अच्छी है। मैं अभी टाइम निकालने मैं खुद ही गीता पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे गीता पढ़ना है, क्योंकि मैं जब इनके बारे में जाना, मैं बहुत पहले से अब्दुल कलाम जी ने भी, जो इतने बड़े साइंटिस्ट रहे, भारत के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने भी गीता के बारे में काफ़ी कुछ जाना। इसी से उन्होंने जो है, जो चक्र नहीं होता, उन्होंने सुदर्शन चक्र के द्वारा उन्होंने जो है कि गाइडेड मिसाइल आती है, उन्होंने इसी गाइडेड मिसाइल को इसी गीता से ही, जो उन्होंने कहा कि जो ये विष्णु जी हैं, इनका जो सुदर्शन चक्र है, ऐसे भेजते हैं और रोक लेते हैं, ऐसे करते तो रुक जाता है, वहाँ पे रुक गया, किसी गर्दन के पास गया, रुक गया। अब उन्होंने कह दिया ऐसे कर दिया, अब कट गई गर्दन। तो उन्होंने सोचा यार कि यार जब ये विष्णु भगवान, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी हाई, उन्होंने टेक्नोलॉजी से जोड़ा कि उस समय जब टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक थी कि वो एक चक्र को अपने हाथों से गाइड करते थे और जिसको मारना हो उसी को मारते थे, तो क्या आज हम ऐसा नहीं कर सकते? तो उन्होंने तभी गाइडेड मिसाइल बनाई थी कि जिस पर अटैक करना है, हमने टारगेट किया कि नहीं, हमको फलाने व्यक्ति को टारगेट करके हमने गाइड कर दिया, तो उसी को हिट करेगी, किसी दूसरे को हिट नहीं करेगी, क्योंकि हमने जो टारगेट फिक्स किया वो वही टारगेट है, दूसरा टारगेट नहीं है। तो ये इससे फ़ायदा हमारा ये हुआ कि हमको बीच जो, और जैसे कोई हमारा टारगेट एक हाउस है, फलाना हाउस हमको वहाँ मारना है, अब हमको पता नहीं कहाँ पे है, अब मिसाइल गई कुछ दूसरे को हिट कर दी, तो उससे क्या होता था, काफ़ी हानि। तो उन्होंने गाइडेड मिसाइल, तो ये हमको कहाँ कहाँ सीख मिलती, सब हमारे वेद और पुराणों से लोगों ने सीखा है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने। तो ओपेनहाइमर ने गीता का रहस्य, गीता को पढ़ा और वहाँ से सारी चीज़ जानी। फिर बाद में जब उन्होंने बम बना लेते हैं, जब उन्हें देखते हैं, तो गीता का एक श्लोक बोलते हैं कि मैं ही मृत्यु हूँ, आज मैंने ऐसी चीज़ बना दी कि मैं मृत्यु को विजय प्राप्त कर लिया। तो ऐसे उन्होंने बोलते हैं ओपेनहाइमर। तो वो जिसका जो मतलब है, जो जिसके बारे में चर्चा गीता पर की गई है, वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को माना है कि गीता ही अपने आप में बहुत बड़ा तत्व है। तो वो हटाई उसको, बात को मैं बता रहा था कि हर चीज़ की अपनी उपयोगिता होती है, बस वो समझने की देरी होती है, और उसके उपयोग तक समझना पड़ता है और उसके उपयोग तक निकाल के बाहर लाना पड़ता है। तो बीच में मैं थोड़ा इधर उधर की बातें करने लगा था बच्चे, आपके ज्ञान की ही बातें हैं, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको लगता हो कि जो है आप थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि पढ़ना है तो पढ़ो, तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा अगर बीच में कुछ अन्य चीज़ें बता रहा हूँ तो वो आप समझिए, उसको पॉजिटिव लीजिए, ना कि नेगेटिव लीजिए, क्योंकि क्या होता है, इससे आपका ही ज्ञान बढ़ेगा और ये चीज़ें जो है आपके फ़ायदेमंद के लिए। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, मैं इधर की बात करूँ उधर की बात करूँ, मैं वही बात करता हूँ जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है ना। आज की जो 21वीं सेंचुरी चल रही है, इसमें विज्ञान का कितना बड़ा रोल आप समझते हैं। तो भाबर के बाद क्या आएगा, तराई के क्षेत्र जहाँ पर दलदली भूमि मिलेगी, इसके बाद बांगर आएगा, फिर खादर आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस आप याद रखी गई है, भाबर आया, फिर तराई आई, फिर क्या है, बांगर आया, फिर खादर आ गया। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बच्चों रखना है कि कैसे सीक्वेंस चलता है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा राइटिंग इशू हो जाता है बच्चों, इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे। ये बांगर, ये तो याद रखिएगा, तराई बांगर खादर। तो ये सिस्टम आप याद रखिएगा, भाबर तराई बांगर खादर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैं वही दोबारा फिर से, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली क्लास पर। कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मिट्टी की उपयोगिता क्या होती है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, और सारी मिट्टी पर सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी आखिर क्यों उपयोगी होती है, ठीक है ना। उत्तर भारत का हम लोग पढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है कई एग्जामों में आया था, अभी वीडियो के एग्जाम हो वहाँ पे आया, यूपी स्पेशल आया, इसके बाद यूपीपीएससी में स्पेशल आया, जिसका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम मेंस का है, उनमें उनको भी समझना पड़ेगा कि 20 नंबर की यूपी स्पेशल आएगी, करंट अफेयर्स आएगा, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, चाहे जैसे हो, पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा एक चैनल है यूपी स्पेशल करके, यूट्यूब टेलीग्राम में, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करिएगा, मैं वहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताऊँगा यूपी स्पेशल से संबंधित, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।